एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अब तक हमने 17 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इसका नंबर है 218 नंबर का। 17 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के। देखो, सीईटी एग्ज़ाम मई में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने की बात अभी चल रही है, ठीक है, और जून में एग्ज़ाम होने की बात हो रही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। देखो, सिलेबस आपने सारा कर लिया होगा, टॉपिक्स लगभग पढ़ चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस स्टेज पर, ताकि ये पता चले कि ओवरऑल हमारी क्या तैयारी चल रही है। साथ के साथ इसमें आपको बताया किस पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। पेपर का पैटर्न इसमें बताया कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस हिसाब से पेपर सेट किया जाएगा। इसके अंदर जीके के प्रश्न भी है, कंप्यूटर के प्रश्न भी है, हरियाणा जीके है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जो सारे टॉपिक्स जो एचएसएससी देगी सीईटी के एग्ज़ाम में, वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। सेम उसी पैटर्न के ऊपर 100% इसके अंदर तैयार किए गए हैं, सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पर्सन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लिए गए हैं। तो 17 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18। ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। कोर्स वगैरह की डिटेल के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 अब हम शुरू कर रहे हैं। 17 हम कर चुके हैं, ये 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सीरीज़ है। और इसकी क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 शुरू करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले जीके कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, उसके बाद हरियाणा जीके आएगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 सिलेक्टेड सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न वो जीके का है। इसमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं किससे बनी हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें जो मुद्राएं होती हैं, वो जो सील्स होती हैं, जो मोहरें होती हैं, वो किस चीज़ की बनी हुई थी, ठीक है। चर्ट की, स्टेलाइट की, कॉपर की और आयरन की। तो वो जो सील्स, जो मोहरें बनी हुई थी वो थी सेल खड़ी की, स्टेलाइट्स की। शेल खड़ी की जो मोहरें होती थी, जो सील्स होती थी हड़प्पा संस्कृति की, वो बनी होती थी, ठीक है। जो सील्स होती थी, जो मोहरें होती थी, वो स्टेलाइट की बनी होती थी, सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, वो चर्ट की भी बनती थी, लेकिन 90% वो किसकी बनती थी, सैटेलाइट की, ठीक है। अगर सेल खड़ी अगर ऑप्शन में नहीं है तो चर्ट ऑप्शन में होगा, तो ये भी ध्यान रखना। पहले पे प्रायोरिटी देनी सेल खड़ी को, स्टेटाइट को। चर्ट है वो दूसरा ऑप्शन रहेगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था पृथ्वीराज तृतीय को, ये ध्यान रख लेना। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, पृथ्वीराज तृतीय को। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते आपको एक लड़ाई याद आनी चाहिए, वो थी तराइन की। तराइन के 2 युद्ध हुए थे एक साथ लगातार। पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में। तराइन की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा कौन था, मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की दोनों लड़ाई हुई थी। 1191 में पहला युद्ध, 1192 में दूसरी लड़ाई। पहले लड़ाई में जो जीता था वो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीता था। पृथ्वीराज चौहान जो दूसरा युद्ध हारा था तराइन का, उसके हार का कारण कौन था, जयचंद। जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान है उसके ससुर थे और उन्होंने गद्दारी करी थी, इस वजह से मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गया था, तराइन की दूसरी लड़ाई जो 1192 में हुई थी। अगला है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 जो दिया है, रिक्त स्थान भरिए। नेहरू रिपोर्ट खालिस्तान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था। पहला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी। नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध सीधा सीधा मोतीलाल नेहरू से, सिर्फ मोतीलाल नेहरू से। ये ए ऑप्शन उत्तर नहीं, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी।
और इसका सब्जेक्ट क्या था, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किस विषय पर आधारित थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये बनाई किसने थी, मोतीलाल नेहरू ने। और इसका सब्जेक्ट था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। ये था नेहरू जो रिपोर्ट है उसका मेन विषय। ठीक है, नेहरू विषय मोतीलाल नेहरू ने दी थी। और कब की बात है ये, 1928 की बात है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। और इसका मुख्य विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि भारत के संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। भारत में जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में 4 कथन दिए हैं, आपको बताना कौन सा एक कथन सही है, बाकी 3 गलत हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि भारत में संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 20% से अधिक नहीं हो सकती। देखो मान के चलिए अगर लोकसभा के अंदर 550 सीट हैं तो इसका कहना है कि जो मंत्री बनेंगे वो इनकी 20% संख्या के बनेंगे, यानी कि 550 का अगर 20% निकालेंगे तो इनकी 110 मंत्री बनेंगे। ये इस पहले कथन का कहना है कि जितने भी सीट हैं लोकसभा की उसके 20% लोग मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो कथन है ये गलत दिया गया है। ये डाटा जो है 20% का 20% नहीं है, वो है 15%। अधिकतम जो मंत्री बनेंगे वो 15% बनेंगे। किस अनुच्छेद के अंदर दिया है, ये दिया है अनुच्छेद 75A के अंदर। अनुच्छेद 75A में दिया है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% लोग लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके 15% मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या गलती है, 20% की जगह कितना आएगा, 15%। अनुच्छेद है 75A में। अगला दिया है ऑप्शन बी दिया है कि विभिन्न मंत्रियों की जो रैंक होती है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, यानी कि जो मंत्री बनेगा उसको किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा, क्या रैंक होगी, वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये गलत है, वो राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता, वो निर्धारित करता प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति का क्या काम है, राष्ट्रपति का काम है केवल उनको अप्रूवल देना। जो प्रधानमंत्री ने जो नाम भेज दिए, जो कर दिया, राष्ट्रपति उनको अप्रूवल दे देगा बस। तो ये राष्ट्रपति निर्धारित नहीं किया जाता मंत्री, ये निर्धारित किया जाता प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा। तो 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी बाद में पढ़ेंगे। ऑप्शन डी पढ़ते हैं कि संसद के किसी एक सदन के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यह कह रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक ही सदन के सदस्य को नियुक्त किया जा सकता मंत्री पर, लेकिन ये गलत है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हो तो भी आपको मंत्री बनाया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा के सदस्य मंत्री नहीं बनेंगे, राज्यसभा के भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव मतलब संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हो तो भी आपको मंत्री बना सकते हैं 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदस्य बनना पड़ेगा लोकसभा का। ऑप्शन सी दिया था कि मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है, जो भी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री उनके नाम देगा और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। केवल ऑप्शन सी इसमें सही है। पहले ऑप्शन में कितना परसेंट आएगा, 15%। दूसरे ऑप्शन में क्या गलती थी, वो जो रैंक देता मंत्रियों की वो प्रेसिडेंट नहीं देता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से समझ के करना। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, सैंड मिट्टी या फिर पीट कछारी मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो पाई जाती है कछारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल। पीटो सॉइल या एलुवियल सॉइल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, ALUVIAL एलुवियल सॉइल। अच्छा, हिंदी में इसका एक और नाम है क्या, जलोढ़ मृदा। अब आपको नाम याद आ गया होगा। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितने प्रतिशत, लगभग 45%, पूरे भारत की 45% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो सिंधु गंगा के जो मैदान है वहाँ पर, सिंधु और गंगा नदी के मैदान पर ये कछारी मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल ये पाई जाती है भारत के अंदर, सबसे अधिक मिलती है ये। प्रश्न नंबर 6 दिया है दाभोल मेगा विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। दाभोल जो बिजली संयंत्र है
सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहाँ पर, रत्नागिरी। ये जो दाभोल मेगा विद्युत परियोजना है रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है। ये 2001 में ये बंद भी हो चुकी है। कारण क्या था, इसकी कुछ पेमेंट वगैरह रह चुकी थी, बिना किसी वजह से ये बंद हो गया था, इस वजह से चर्चा का विषय था ये। यह त्वरित विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसे राष्ट्रीय काउंटर गारंटी की प्रदान की गई है। यह एक सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है। इसकी प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यून है। तो जो ऑप्शन डी है ये गलत है। इसमें जो प्रति इकाई लागत थी वो बहुत महंगी पड़ती थी, इस वजह से इसकी पूरी पेमेंट नहीं हो पाई, इसलिए 2001 में ये बंद हो गया था। ठीक है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कमी थी इसकी प्लांट की। बाकी 3 ऑप्शन सही थे, 1, 2 और 3 वाले। 1992 में शुरू हुआ था, 2001 में ये बंद हो गया था। अगला है प्रश्न नंबर 7। लकड़ी, लोहा और मोम यानी कि समान टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। देखो ये प्रश्न कब है, जब सब कुछ हटा जाए। ये है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर यानी कि अगर हवा नहीं है, एक शांत कमरे में बिना हवा रही, तो जो हम करते हैं ना वैक्यूम में अगर इसकी करते हैं ये एक्सपेरिमेंट हम करें, उस समय क्या होगा, तीनों को अगर गिराए जाते हैं तो तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। लकड़ी, लोहा और मोम अगर हम ऊपर से फेंकते हैं वैक्यूम के अंदर बिना हवा के, कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो ये तीनों ही एक साथ आकर धरती पर गिरेंगे। ठीक है, वैक्यूम की बात हो रही है, ध्यान रखना। कितनी भी ऊंचाई से फेंक लो, तीनों एक साथ आकर गिरेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, तालाब में यानी कि स्विमिंग पूल है, तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों। यानी कि जलने का मतलब ये नहीं कि भाई झुलस जाए, इसका मतलब है कि खुजली वगैरह होने लगती है शरीर के अंदर। कई बार तालाब वगैरह में तैरते तो आंखें लाल हो जाती है और खुजली होने लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। किस वजह से होती है, इंफ्रारेड, हीट, क्लोरीन या फिर अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। तो ये जो सारा कुछ होता है, ये सारा होता है क्लोरीन की वजह से। पानी के अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। क्लोरीन मिलाने का क्या कारण है कि पानी को साफ़ किया जाता है, उनका जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उनमें क्लोरीन मिलाया जाए, पानी साफ़ हो जाए। इस वजह से एकदम से जलन होने लगती है, एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है। तो इसलिए सभी को जो स्विमिंग पूल वगैरह वो सूट नहीं करते, किसी किसी के खुजली होने लग जाती है शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 9 है और ये प्रश्न दिया है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि जो कुनैन होती है, कुनैन का क्या काम है, ये होती है मलेरिया रोग के लिए कुनैन। तो ये कहाँ से बनाई जाती है, सिनेमन की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, सिनकोना की छाल से या कत्था वृक्ष की छाल से। तो कुनैन जो मलेरिया रोग की दवाई है ये बनाई जाती है सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से, सिनकोना की छाल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कुनैन का, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया पेपर के अंदर। कुनैन सिनकोना की छाल से। प्रश्न नंबर 10 है कि एम्ब्रायो यानी कि जो भ्रूण है वो किस में मिलता है। जो पौधा निकलता है तो सबसे पहले उसका भ्रूण है वो कहाँ पे निकलता है, तो वो होता है बीज के अंदर। कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़ का अगर हम बीज बो देते हैं तो उसी से तो पौधा बनता है। इसका कहना है कि भ्रूण कहाँ पे है, बीज के अंदर होता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भ्रूण जो होता है पौधे में वो बीज के अंदर होता है, बीज से ही तो पौधा बनता है। तो यानी कि जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर होता है, इसलिए पौधा बनता है उससे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत करी गई है। किस देश के प्रधानमंत्री ने की गई कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सारे एक जैसी मुद्रा अपनाएं। तो ये की थी बंगाल की जो शेख हसीना थी उसने। 2024 का प्रश्न है, इसके बाद तो इसको लात मार के भगा भी दिया था बांग्लादेश से। ठीक है, हालांकि इसका उत्तर आएगा बांग्लादेश, शेख हसीना। प्रश्न नंबर 12 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। 2023-24 में कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, वो है लगभग 18.5 गीगावाट। 18.48 गीगावाट भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता नई जोड़ी है, लगभग 18.5 गीगावाट। अगला है प्रश्न नंबर 13। एक खालिस्तान में चुंबकीय डिस्क होती है जिसमें प्लेटर्स कहा जाता है, जो डाटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। ए ब्लैंक कंटेन्स मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स
विच रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा, जो डाटा को स्टोर करता है और डाटा को रिकॉर्ड करता है। तो वो कौन से होते हैं मैग्नेटिक डिस्क, किसको कहा जाता है, तो वो होती है हार्ड ड्राइव डिस्क। हार्ड ड्राइव डिस्क, इनको प्लेटर्स भी कहा जाता है। इनका काम होता है डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिकॉर्ड करना। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के पर्सन है, ठीक है, ये दोनों ऊपर 12 और 13 नंबर। प्रश्न नंबर 14 है, ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो भी हम कोई सॉफ्टवेयर उसका जो कोड बनाते हैं उसमें एरर चेक करने के लिए कुछ गलती तो नहीं रह गई सॉफ्टवेयर कोड में, खालिस्तानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, उसको क्या कहा जाता है, तो वो होता है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर हमने बना दिया, जो सॉफ्टवेयर कोड है उसमें एरर फाइंड आउट करना कि कोई एरर तो नहीं रह गया, तो वो क्या होता है डीबगिंग। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी ये भी कंप्यूटर से ही है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। सी रूबी, वीबीनेट और सी प्लस प्लस, तो वो है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। एक तो रूबी हो गया, एक सी प्लस प्लस, एक वीबीनेट। वीबीनेट की फुल फॉर्म याद रखना, विजुअल बेसिक नेट। वीबीनेट की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल बेसिक नेट, VB.NET बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा पाइथन, जावा, राकेस, पर्ल, स्विफ्ट, ये सारी वो लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक ऐसी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म देखो, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कई बार आया, बहुत से पेपरों में नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की योजना है। नेशनल बंबू मिशन जो है वो किस मंत्रालय की एक योजना है। राष्ट्रीय बांस मिशन 2018-19 में शुरुआत की गई थी इस योजना की। कब शुरुआत की गई थी, 2018-19 में। राष्ट्रीय बांस मिशन ये केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम में है, CSS सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, यानी केंद्र सरकार ये स्कीम चलाती है सारी की सारी। नेशनल बंबू मिशन 2018-19 और 21 विभाग के द्वारा है ये, कृषि और किसान कल्याण विभाग, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई गई है, नेशनल बंबू मिशन। प्रश्न नंबर 18 है अगला, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। 6, 7, 5, 8। भारत के पड़ोसी देश देखो, अगर नॉर्मल अगर ये पूछे कि भारत के पड़ोसी देश, तो इसके हिसाब से दो आंसर हो सकते हैं, 9 भी और दूसरा है 7 भी। अगर ये पूछे पड़ोसी देश कितने हैं, अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो 7 आपको लगाना है। अब 7 कैसे हैं, 9 कैसे, वो मैं बता देता हूँ। 9 है टोटल, जो 7 है ना, 7 तो वो देश हैं जो भारत से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनके बॉर्डर आपस में टच करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया। ये 7 देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार। ये 7 देश हैं जो भारत को स्थल से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इनकी आपस में ज़मीन जुड़ी हुई है, इसलिए भारत के पड़ोसी देशों में 7 दिए गए हैं। लेकिन 2 पड़ोसी देश और है जो भारत से टच हैं, और वो समुद्र के द्वारा। एक तो श्रीलंका, समुद्र का मतलब ये मैं कह देना कि भाई समुद्र से चाहे किसी भी देश में चले जाओ, मतलब एक फिक्स दूरी होती है, लगभग 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील तब तक। तो एक तो श्रीलंका है और एक है मालदीव। ये 2 देश ऐसे हैं जो भारत से समुद्र से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। 5 देश ऐसे हैं, 7 देश ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आए तो आप 7 उत्तर लगा देना।
ऑप्शन में 7 9 हो तो 7 लगाना पहले तो, अगर 7 उत्तर नहीं है तो 9 आपको लगाना है। 7 देश वो है जो ज़मीन से जुड़े, पृथ्वी से, धरती से। 2 देश ऐसे हैं जो समुद्र मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये 18% थे हमारे, इसमें कंप्यूटर और जीके कंप्लीट हो गई। अब प्रश्न नंबर 19, यहाँ से हमारी हरियाणा जीके आगे शुरू होती है। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, सपोज करो ये हरियाणा है और ये इधर पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और नीचे दक्षिण। ये हिस्सा पूछा दक्षिण पश्चिम में। इधर डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, दादरी, रेवाड़ी। तो महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो किससे कनेक्ट है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो वो है राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, राजस्थान। प्रश्न नंबर 20 दिया है, कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज ए विटनेस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। तो इसमें सारी है, नौरंगाबाद, मित्ताथल, ठीक है, इसके अलावा कुनाल, जो भी हड़प्पा की संस्कृति हो सारी प्री हड़प्पा कल्चर से संबंधित है। नौरंगाबाद, मित्ताथल भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 21 दिया कि हरियाणा का खालिस्तान एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर है, एक एक्सप्रेसवे बना हुआ 6 लेन का, पूरा फ्लाईओवर के रूप में सबसे लंबा कौन सा है, तो आपको पता हुआ पानीपत का। पूरे पानीपत शहर के बीचों बीच जो हाईवे जाता है, आपने देखा होगा, कोई पानीपत गया हो तो बीचों बीच फ्लाईओवर है पूरे पानीपत के अंदर, तो वो सबसे लंबा। प्रश्न नंबर 22 है, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का उप प्रधानमंत्री बना। भारत का उप प्रधानमंत्री कौन बना है इनमें से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल, भजनलाल या फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो जो भारत का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री बना वो है चौधरी देवीलाल। ये भारत के दूसरे डिप्टी पीएम थे। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो बने थे सरदार पटेल। सरदार पटेल जी का नाम दिया था भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में। चौधरी देवीलाल 2 बार बने थे, 1989, 90 और फिर लगातार 1990 और 91। 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने चौधरी देवीलाल, हरियाणा से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 23 दिया है, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसे महत्व किस तीर्थ को दिया गया है। गया जो बोध गया जहाँ पे पिंडदान किया जाता है, तो ऐसा ही पितरों के श्राद्ध के लिए हरियाणा में कौन से तीर्थ को महत्व दिया गया है। पेहवा तीर्थ, कुरुक्षेत्र, स्थलबोर या कामेश्वर, तो वो है पेहवा तीर्थ को। पेहवा तीर्थ को एकदम बोध गया जैसा महत्व दिया गया है पितरों के श्राद्ध के लिए। प्रश्न नंबर 24 है, परिणीति चोपड़ा जो एक्टरनी है, हीरोइन है, वो कहाँ से संबंधित है। तो परिणीति चोपड़ा का संबंध है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, अम्बाड़ा से। प्रश्न नंबर 25 है कि कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ, पूछा कैसे था, उस योजना का नाम देके कि ये योजना किससे संबंधित है। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण, इस योजना का नाम है मेरी पानी मेरा विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। इसका मेन टारगेट क्या है कि जो धान जो फसल है, धान जैसी फसल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, इसको ना लगाएं लोग, बाकी कोई ऐसी फसल लगाए जिससे कमाई भी ज़्यादा हो, पानी भी कम लगे। तो मेरा पानी मेरी विरासत एक स्कीम है हरियाणा सरकार की। इसका मेन टारगेट है कि फसल विविधीकरण यानी कि अलग अलग फसल लगाए और जल संरक्षण पर बल दे ताकि ज़्यादा पानी ना लगाना पड़े। मेरा पानी मेरी विरासत ये एक स्कीम है। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है। खुले में शौच मुक्त यानी कि सब टॉयलेट का यूज करेंगे, कोई बाहर खुले में नहीं जाएगा खेतों में। तो इसमें भारत का कौन सा नंबर था, हरियाणा का भारत के अंदर 5वां नंबर था। खुले में शौच मुक्त में हरियाणा भारत का 5वां राज्य बना था। प्रश्न नंबर 7, पलवल को जिला कब बनाया गया। पलवल को जिला कब बनाया गया, तो वो बनाया गया था 2008 के अंदर, और उसके बाद 2016 में दादरी बना था। पलवल बना था 2008 के अंदर। अगला प्रश्न नंबर 28, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया। देखो पानीपत की लड़ाई पेपर में आएगी, जरूर आएगी। सूरजकुंड मेला हो गया, पानीपत की लड़ाई हो गई, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल हो गया, अरे कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्थल है वो हो गए। ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। मराठों और अहमद शाह
अब्दाली के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत की तीसरी, दूसरी या पहली? पानीपत की 3 लड़ाई हो रखी है। 1526, दूसरी हुई थी 1556 और तीसरी हुई थी 1761 में। तो तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था, मराठा इसमें हार गए थे अनुशासनहीनता का। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीता था। प्रश्न नंबर 29 है कि यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर है? यादवेंद्र सिंह उद्यान। और यहाँ पे एक आम का मेला लगता है, मैंगो फेस्टिवल लगता है हर साल यहाँ पे। मैंगो फेस्टिवल यादवेंद्र उद्यान बोलते हैं इसको, यादवेंद्र गार्डन। और ये कहाँ है? पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर है यादवेंद्र गार्डन। यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल आम महोत्सव लगता है हर साल। प्रश्न नंबर 30 है कि श्री धर्मवीर जो हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिन का रहा? हरियाणा के सबसे पहले गवर्नर की बात करें तो श्री धर्मवीर थे। इनका कार्यकाल पूछा है, इनका कार्यकाल कब रहा? तो सबसे पहले थे इन्होंने, ये बने थे 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और लगभग अगस्त 1967 में ये हट गए थे। लगभग 10 महीने का इनका टेन्योर रहा है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में श्री धर्मवीर ने लगभग 10 महीने काम किया था। हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। अगला है प्रश्न नंबर 31। हरियाणा और राजस्थान के बीच में कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? यानी कि ऐसा कौन सा तीर्थ है जो हरियाणा और राजस्थान दोनों के बीच में है? चंद्रकूप, ये तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। अदिति मंदिर, ढोसी की पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो वो है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और नारनौल जो है, नारनौल एक साइड हरियाणा और दूसरी साइड इसके राजस्थान है। तो जो ढोसी की पहाड़ी जो तीर्थ स्थल है ये एकदम बॉर्डर पर है, ये मान के चलिए। ढोसी की पहाड़ी है कुलताजपुर गांव में और उसके बाद आगे राजस्थान की सीमा लग जाती है। नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ढोसी की पहाड़ी जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में है। प्रश्न नंबर 32 है कि साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग रोहतक के अंदर जो है इसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग, और ये हुआ था 2017 के अंदर। प्रश्न नंबर 33 दिया कि कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? कौन सा जिला है हरियाणा का जो राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के दक्षिण में है। रेवाड़ी हो गया, इसके अलावा मेवात हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीधे के सीधे राजस्थान से बाउंड्री टच करते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है जो भिवानी, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 34। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थापित किया गया है? नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता या बेंगलोर? तो ये स्थापित किया गया था चेन्नई के अंदर। हरियाणा जीके के अंदर नेशनल जीके का क्वेश्चन घुसा रखा, आप ध्यान में रखना। इसलिए दिया कि कई इसमें ऑप्शन में गुड़गांव मिले और आप गुड़गांव उत्तर लगा दो, ऐसा मत करना, क्वेश्चन पढ़ के करना। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान और ये है चेन्नई के अंदर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। और ये कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1998 के अंदर, 1998, 1998 में चेन्नई के अंदर। प्रश्न नंबर 35 है ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले के अंदर है? रानिया जो शहर है वो कहाँ पर है? हिसार, सिरसा, पंचकुला या भिवानी? तो रानिया जो शहर है ये है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में जुड़ा हुआ है। देखो मैंने बताया था ये अगर ये हरियाणा है तो ये दक्षिण में और पश्चिम में, इधर पूरा हरियाणा की क्या है? राजस्थान, ठीक है। हरियाणा पूरा राजस्थान से लगाओ, इधर पूर्व में दिल्ली और यूपी पड़ जाता, ऊपर पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश। तो पूरा का पूरा जो हरियाणा दक्षिण और पश्चिम में लगभग वो सारा का सारा राजस्थान के साथ बाउंड्री टच करता है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के किस जिले में है? पंचवटी जो है, पंचवटी ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रोहतक, अम्बाड़ा, करनाल या फिर पलवल? तो पंचवटी जो है ये है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पंचवटी जो है ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 38। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर। चौधरी चरण सिंह
कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1970 को। स्थापना कब हुई थी? 1970 को। चौधरी चरण सिंह कौन है? ये भारत के 7वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के नाम पर है ये। हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी है, 1970 में ये बनी थी। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के अंदर। प्रश्न नंबर 39 है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, हिसार या गुड़गांव? तो वो जो है वो है गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव के अंदर अगर प्रॉपर जगह पूछे तो वो है मानेसर के अंदर। मानेसर के अंदर है नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर, मानेसर, गुड़गांव के अंदर। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर एवं सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? मॉडल कैरियर सेंटर और सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट। तो देखो अगर नहीं भी आता तो सोलर एनर्जी का ध्यान रखना, और वो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये हमारे 40% पूरे, और यहाँ पे हरियाणा जीके खत्म। जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके 3 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 41 से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू होती है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 41 41 दिया है, सिनोनियम आपको बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है किसका? मेलोडियस। मेलोडियस, मेलोडियस आपने सुना होगा, म्यूजिक से संबंधित है, और ये होता है सुरीला, जिसकी आवाज़ सुरीली होती है, वो कितना मेलोडियस संगीत गाया। तो इसका पर्यायवाची बताना है। रिदमिक, रिदम का मतलब क्या होता है? सुर ताल के अंदर होना, रिदम में। रैटलिंग, रैटलिंग का मतलब होता है तेजस्वी। ट्यूनफुल, ट्यूनफुल का भी मतलब क्या होता है? सुरीला। ठीक है, ऑप्शन सी और डी एक ही दिया गया है। तो मेलोडियस जो वर्ड है इसका सिनोनियम आएगा ट्यूनफुल। ट्यूनफुल भी होता है सुर के अंदर, एक सुरीला, मेलोडियस। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, आपको 1 वर्ड बताना है। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, जो जीवन के सुख दुख से जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिसके मतलब सुख दुख से कोई प्रभाव ना हो, तटस्थ हो इन सभी चीज़ों से, उसको बोलते हैं स्टोइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड है स्टोइक का। स्टोइक जो 1 वर्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, स्टोइक उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये भी 1 वर्ड बताना है। कंट्री ट्रीटेड एज परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि जो देश है वो परमानेंट अपना घर है किसी के द्वारा, ऐसा बताना क्या होता है? वो तो होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल, हम जो डोमिसाइल बनवाते हैं, रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसका दूसरा नाम। डोमिसाइल आप जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि परमानेंट होम एड्रेस होता है डोमिसाइल। ये प्रूफ देता है कि आप परमानेंट वहाँ के निवासी हो। प्रश्न नंबर 44 है, करेक्टली स्पेलिंग आपको बताने 44 में, और ये है रिहर्सल की। रिहर्सल का मतलब होता है अभ्यास करना, रिहर्सल पूर्व अभ्यास करना। REHEARSAL, REHEARSAL, रिहर्सल, पूर्व अभ्यास करना किसी भी चीज़ का। कहते हैं ना फाइनल रिहर्सल करो, लास्ट पूर्व अभ्यास। पूर्व अभ्यास होता है रिहर्सल, प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना, और रिहर्सल होता है पूर्व अभ्यास करना, रिहर्सल। क्वेश्चन नंबर 45 है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की जो स्पेलिंग बताने की पूरक। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग होती है SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री। देखो इस PDF के जैसे इसकी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस उत्तर है वो गलत दिए मिलेंगे, इसलिए क्लास जरूर देखें। उसमें एक उत्तर 45 नंबर का ऑप्शन ए दिया मिलेगा जो गलत है, इसका सही आंसर होगा 45 का ऑप्शन बी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 41 का जो ट्यूनफुल और मेलोडियस वर्ड था उसमें ऑप्शन सी उत्तर आएगा ट्यूनफुल वाला। तो क्लास जरूर देख लें आप, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लास की PDF चाहिए ना, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लो। 46 से आपको इडियम बताना है। वर्ड दिया गया कि टू बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में होना। टू बी इन हॉट वाटर यानी कि संकट में रहना, टू बी इन ट्रबल।
जैसे गर्म पानी में है मतलब मुसीबत के अंदर है, टू बी इन ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि इडियम बताना है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब एक अच्छे दोस्त, फेयर वेदर मतलब साफ दोस्त, यानी कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम, अच्छे समय के दोस्त, फेयर वेदर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। गीता वुड नॉट पास द एग्जाम एंड ब्लैंक विल रीटा। गीता से पेपर पास नहीं होगा और ना ही रीटा से होगा। गीता से नहीं होगा और ना ही रीटा से, तो इसमें नेगेटिव आएगा, तो ना इधर भी नहीं आएगा और भी नहीं आएगा, वो आएगा नोर। नोट आगे दिया गया, गीता वुड नॉट पास द एग्जामिनेशन एंड नोर विल गीता। ना तो गीता से पास होगा और ना रीता से पास होगा पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नोर की जगह ना इधर आएगा, यहाँ पे वुड नोट दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 में ध्यान रखना, यहाँ पे वुड नोट दिया है तो नोट के बाद अगला क्या आएगा, नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, गीता भी नहीं करेगी और ना ही रीटा, दोनों ही पेपर में फेल होना है, ठीक है। गीता वुड नॉट पास द एग्जाम एंड नाइदर विल रीटा, ना तो गीता से एग्जाम पास होगा और ना ही रीटा से। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 49 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आई थिंक दैट चाइल्डहुड इज ए टाइम व्हेन देयर आर ब्लैंक वेज टू मेक लाइफ इंजॉयबल। मैंने कि बचपन एक ऐसा समय है जिसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं ज़िंदगी को मतलब इंजॉयबल बनाने के लिए। लिटिल तो कम होता है, ये भी नहीं आएगा, लेस भी नहीं आएगा, मैनी और मोर, तो इसमें आएगा मैनी वेज। आपने पढ़ा भी होगा, मैनी वर्ड आता है ऐसे के साथ, मैनी वेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, आपको एरर बताना किस पार्ट में एरर है। द टीवी एंड द कंप्यूटर हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर रिड्यूस्ड रीडिंग हैबिट अमंगस्ट चिल्ड्रन। तो देखो इसमें दो वर्ड दिए हैं, द टीवी एंड द कंप्यूटर, उसके बाद दिया हैज़ बीन, लेकिन यहाँ पे हैज़ बीन की जगह क्या आएगा, हैव बीन। क्यों दिया, क्योंकि दो वर्ड दे दिए टीवी और कंप्यूटर, तो इनके साथ प्लूरल हो गए, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। द टीवी एंड द कंप्यूटर हैज़ बीन की जगह क्या आएगा, हैव बीन ब्लेम्ड, ठीक है। हैज़ बीन की जगह क्या आएगा, हैव बीन आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है और इसमें भी आपको एरर बताना है, किस हिस्से में एरर है। रितेश इज बेस्ट देन मैनी अदर बॉयज़ इन द क्लास। देखो रितेश इज बेस्ट, फिर देन दे दिया, तो देन किस में आता है, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट की जगह क्या आएगा, बेटर। रितेश इज बेटर देन मैनी अदर बॉयज़ इन द क्लास, या फिर बेस्ट से पहले आएगा द, रितेश इज द बेस्ट, फिर यहाँ पे देन नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटर आएगा देन बेस्ट की जगह है। ऑप्शन डी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें जो एक वर्ड दिया है विल बी नीडिंग, इसमें बताना है कोई करेक्शन चाहिए या फिर सही है। यू विल बी नीडिंग टू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग वर्क्स बिफोर इट कम्स एंड मैनेजेबल, इसमें आपको बताना है क्या है। तो देखो यू विल बी नीडिंग, नीडिंग नहीं होता, वो होगा नीड। यू विल नीड, यू विल नीड टू कंप्लीट, आपको सारा काम कंप्लीट पेंडिंग वर्क करना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें भी आपको बताना है और ये है बिकम के अंदर, ये है शुड बिकम जो दिया गया है, इसमें बताना है कि सही है या कोई करेक्शन करनी है। इवन चिल्ड्रन श्रिंक अवे फ्रॉम फूड थिंकिंग दैट दे शुड बिकम ओवरवेट। शुड का होता है मैंडेटरी के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, शुड नहीं आएगा, ये आएगा माइट। जो बच्चे हैं वो जो फूड की वगैरह भागते हैं, ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ओवरवेट हो जाएंगे, तो दे माइट बिकम कि वो ओवरवेट यानी कि वो मोटे हो सकते हैं। शुड का तो मतलब हो गया कोई ज़रूरी है चीज़, उसके लिए शुड नहीं आएगा ऐसी चीज़ में। प्रश्न नंबर 54 और 55 के अंदर ये पैराग्राफ और इसके आंसर छाटने हैं, ठीक है। ये दो 54 और 55, ये आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी नॉलेज हब चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ के फिर कर लेना। आपको पहली बार क्लास देखो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंग्लिश 4 टॉपिक हो गए। अब आगे प्रश्न शुरू हो गए हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से शुरू होती है हिंदी। प्रश्न नंबर 56 दिया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर ये दिया है कि स्वर संधि, ध्यान रखना संधि, स्वर संधि अलग है, स्वर अलग है। स्वर पूछे तो स्वर होते 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसने पूछा कि स्वर संधि, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की।
एक तो होती है दीर्घ स्वर संधि, एक होती है गुण, एक होती है वृद्धि, एक होती है यण और एक होती है अयादि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। प्रश्न नंबर 57 है कि मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, मनमाना, और यह है अव्ययभावी समास। प्रथम पद प्रधान है और अव्यय है वो, मनमाना। प्रश्न नंबर 58 दिया है, एक वाक्य दिया है और इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है, इसको सरल वाक्य में आपको इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। संयुक्त वाक्य में अगर कोई भी वाक्य हमें बनाना है तो वो उसको जोड़ देते हैं बल्कि, जैसे, यथा, ऐसे शब्दों से। तो इसमें दिया है कि वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। इसमें किससे जोड़ दिया? बल्कि से। वह केवल ये करता ही नहीं, किंतु ऐसा भी होता है, किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं, वो होता है संयुक्त वाक्य। इसको जोड़ दिया बल्कि। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। प्रश्न नंबर 59 दिया कि अर्थालंकार के भेद बताओ। देखो ये ऑप्शन गलत है। अर्थालंकार की बात देखो, अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है। अर्थालंकार किसने बात करी है? अर्थालंकार कितने होते हैं? 5। अर्थालंकार कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? उपमा, रूपक, एक होता है उत्प्रेक्षा, एक होता है मानवीकरण और एक होता है अतिशयोक्ति। अर्था अलंकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। शब्दालंकार की बात करें, शब्दालंकार 3 होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, एक होता है यमक और एक होता है श्लेष। यमश, अनुप्रास, श्लेष, ये 3 होते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार होते हैं 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अंधा बाटे रेवड़ी। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं है, अपने अपने लोगों से मतलब है। अंधा बाटे रेवड़ी, इसका मतलब क्या है कि अपनों को लाभ पहुंचाना, केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाना। प्रश्न नंबर 61 दिया कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? देखो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते 4। ह्रस्व स्वर कितने होते? 4। ए, छोटी ई, ऊ और री, ये 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे वो होते हैं दीर्घ स्वर, वो होते हैं 7। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 जो स्वर हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ए, ई, ऊ और री। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 दिया कि शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध शब्द बताइए। षष्टम, देखो षष्टम के अंदर ये आधा से, ये जो टै दिया है, टै के नीचे अलंत नहीं आएगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ये सही दिया है। अंतर्ध्यान मतलब गायब होना। ठीक है। अगला जो तीसरा वर्ड दिया है इसमें वो सहस्त्र, ये भी सही है। और अनुसांगिक ये गलत है, ये होता है अनुसंगिक। ठीक, अनुसांगिक होता है, अनुसंगिक गलत दिया है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही थे, ए और सी वाला। प्रश्न नंबर 63 है कावेरी शब्द क्या है? कावेरी संज्ञा का कौन सी संज्ञा? कावेरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? कावेरी है किसी चीज़ का नाम, तो ये क्या होता है? व्यक्तिवाचक। अगर ये कहें ना भाई कावेरी तो नदी भी है, तो एक नदी का नाम है कावेरी। अगर ये पूछता कि नदी शब्द क्या है, तो नदी है एक जातिवाचक, सभी नदियों को बताती है। कावेरी नदी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक नदी का नाम है। ठीक है। या फिर कावेरी किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। प्रश्न नंबर 64 दिया है कि मुझे, ये कौन सा सर्वनाम होता है? मुझे सर्वनाम देखो कौन सा है? सर्वनाम वैसे तो 5 प्रकार के अलग अलग होते हैं, तो उनमें से ये पूछा है कि कौन सा ये सर्वनाम का है, तो ये होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम्हारा, तुम्हें। और अन्य पुरुष होता है वह है, उसका, उसे। तो मुझे जो है वो क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 65 देख कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी कि 3 शब्द है जो विशेषण है, 1 शब्द नहीं है। किसी की विशेषता बताई, काला, वह एक काला आदमी है, उसकी विशेषता बताई गई है। तुम शांत हो जाओ, यह मशीन शांत चलती है, तो ये भी एक विशेषण है। आगामी चुनाव, आगामी खेल का मैदान, ये सारी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन एक तुम जो शब्द है ये एक विशेषण नहीं, क्या है? ये एक सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है, और यह है मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 66 है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसमें बताए कि रेखांकित शब्द क्या है। वो जो रेखांकित शब्द वो है लेकिन। लेकिन जो दिया गया यहाँ पर वो क्या है, क्रिया विशेषण सर्वनाम अव्यय या संज्ञा, तो वो है अव्यय। लेकिन जो शब्द दिया है यहाँ पर वो क्या है, अव्यय है। प्रश्न नंबर 67 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि 3 शब्द जो स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है वो बताना है। देखो, सुबह हो गई, सांझ हो गई, दोपहर हो गई, दिन ढल गया। तो दिन जो शब्द है वो एक पुल्लिंग है। दिन ढल गया, दिन हो गया, ये पुल्लिंग भाव रख। आप बोल के देखो, इनको वाक्य में प्रयोग करके देखो इन शब्दों को। हम बोलते हैं सुबह हो गई, सांझ हो गई, दोपहर हो गई, दिन हो गया, ऐसे बोला जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें से का पूछा है, से में कौन सा कारक है। देखो, कारक क्या है, कर्ता ने। अगर माँ का पूछता ने में है कर्ता कारक। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, तो बाजार से, तो से में कौन सा कारक हो गया, कर्ण कारक। अगर ये ने पूछता तो ने क्या है, कर्ता कारक, से क्या है, कर्ण कारक। कारक 8 हैं, सारों की विभक्ति चिन्ह याद रखो। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदाय के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध काके की रारेरी, संबोधन हे अरे हो, ये शब्द। प्रश्न नंबर 69 देखो, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। 3 शब्द तद्भव है, एक शब्द है जो तद्भव नहीं है। दांत, आंख, अधर और कान, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो उसमें अधर यानी कि होठ, होठ जो अधर है ये तद्भव शब्द नहीं है, बाकी सारे तद्भव शब्द दिए हैं। प्रश्न नंबर 70 की ए उपसर्ग किसमें है। उपसर्ग है वो आगे लगता है, ए हटा के देख लो और अगला वर्ड सही बने तो ठीक है। जैसे ए भाव, बिना भाव का सही है, ए उपसर्ग है इसमें। अनजान, इसमें अन उपसर्ग है। अभिमान में अभि उपसर्ग है। अवमान में अव उपसर्ग है। तो आपसे पूछा कि ए उपसर्ग किस में है, वो अभाव में। उपसर्ग का पता क्या करना है, जो उपसर्ग दिया ना वो हटा दो आगे, अभाव, अभाव में ए को हटा दो। अभी देखो, भाव को शब्द बनता है या नहीं बनता, बनता है भाव, तो इसका मतलब इसमें ए उपसर्ग लगाने से अभाव बन गया, तो इसमें ए उपसर्ग है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 70 हमारे पूरे हो गए और यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी होती है। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ये टॉपिक हमारे पूरे हो गए। अब प्रश्न नंबर 71 और यहाँ से हम शुरू करेंगे गणित। प्रश्न नंबर 71 यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होएगा और लास्ट में आएगा रीजनिंग। प्रश्न नंबर 71 दिया कि प्रथम 45 सम पूर्णांकों का योग होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 45 इवन इंटीजर्स, इवन यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जो 2 के पहाड़े में आते वो सम संख्याएं, उनका प्रथम 45 का मतलब क्या है कि 2 से लेकर 90 तक। भाई प्रथम 45 होएगी संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 90 तक, ये 45 पूर्णांक हो जाएंगे। इनका सम आपको बताना है, इनका जोड़ टोटल कितना होगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। प्रथम 45 सम पूर्णांकों का योग आपसे पूछा गया है। फार्मूला लगा देना, एस एन इजिकल टू एस एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये इसमें फार्मूला लगेगा। n कितने हो गए, कितने पूर्णांक है 45, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 45/2, कितना आएगा 45/2, फिर आगे ब्रैकेट में 2a, पहला पूर्णांक कितना है 2 था, 2 दूनी 4 जमा 45 में से 1 गया तो 44 और d कितना है 2, ऐसे इसको 2 से भाग दे दो, ये अंदर कितनी गुणा आ जाएगी 45 गुणा में 46, ये कितना लास्ट में बचेगा 45 गुणा में 46, ये इनका टोटल बनेगा। 45 गुणा 46 का मतलब होता है 2070। तो पहले 45 सम संख्याओं का जो है जोड़ वो कितना होगा 45 गुणा में 46, 2070 हो जाएगा। सवाल नंबर 72 दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2930 और 3250 को भाग करने पर शेष 2 और 17 बचता है। ठीक है, ऐसे सवाल को करने के लिए आप टाइम वेस्ट मत करो। निकलेगा कैसे, इन दोनों का HCF लेके। ठीक है, इससे अच्छा इन दोनों को सीधा इससे भाग देकर देख लो, ऑप्शन से ही, सीधा ऑप्शन से ही भाग देकर देख लेना ऐसे प्रश्न को। 61 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, सबसे पहले आपको इसको भाग दे के क्यों देखना है, क्योंकि पहले इन दोनों का आपको HCF लेना पड़ेगा। HCF के बाद HCF के फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये उत्तर निकलेगा ये अलग से। तो इसका उत्तर आ जाएगा 61। सीधा आप ऑप्शन पुट करके देख लेना।
सवाल नंबर 73 है 928, 1247 और 1353 किस संख्या से भाग होती है? 928, 1247 और 1653, इनका आपको HCF निकालना है। जो HCF आएगा इससे तीनों भाग होती है। तो HCF के लिए क्या करते हैं, इनका अंतर ले लो आपस में, फिर उसके फैक्टर कर लो, या फिर एक बार भाग दे, छोटी छोटी संख्या भाग दे के देख लो, 29 इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74 ये सिंप्लीफिकेशन है, फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का। बोर्ड मास में ही तो लास्ट को सभी को पता, पहले भाग गुणा, उससे पहले सबसे पहले सोल होता है ब्रैकेट, दूसरा होता है का का चिन्ह। सबसे पहले इसमें ये सोल होएगा, उसके बाद ये का मतलब होता है गुणा, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 4, आगे माइनस छोड़ दो, उसके बाद गुणा, फिर इसको सोल्व करो। 1/3 भाग में 10/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 बचेगा। ऐसे 5 गुणा 4 गुणा 1/10 ये करेंगे, कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना बचेगा माइनस का 2, ये कितना आएगा प्लस का 2, -10 -2, तो ये कितना आ जाएगा 10, उत्तर बचेगा माइनस का, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 75 दिया है कि 12 लड़कियों और 8 लड़कियों का टोटल वजन दे दिया 1080। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है तो लड़कियों का बताओ। देखो टोटल वजन कितना दे दिया 1080 हो गया टोटल। लड़कों का औसत वजन है 50 किलोग्राम, लड़के कितने हैं 12, तो लड़कों का वजन कितना हो गया 600 किलोग्राम। 1080 में से 600 गए तो कितना बचेगा 480 किलोग्राम, यानी कि लड़कियों का टोटल वेट आ गया 480 किलोग्राम। लड़कियां हैं कितनी 8, तो 8 से भाग दे दो तो एवरेज कितना आ जाएगा 60 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम, यानी कि हर लड़की 60 किलो की है और लड़का 50 किलो का है। दूसरा इसके अंदर एलिगेशन भी लगा सकते हैं, कैसे? 20 बच्चों का टोटल वजन दे दिया 1080, तो 20 बच्चों का अगर एवरेज निकालेंगे तो इसको 20 से भाग दे देंगे 1080 को, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 10, 2 चौकी 8, तो एवरेज जो आ गया सभी का वो आ गया 54। लड़कों का अब एवरेज दे रखा 50 इधर, लड़की का मान लिया x, ठीक है। अभी आपस में घटाएंगे तो 50 में से 54 गए तो 4 बचेगा, 54 में से वो घटाएगा तो क्या बचेगा 54 माइनस x बचेगा। लड़के कितने दे रखे हैं 12, लड़की कितनी दे रखी है 8, 4 की वैल्यू 12, 54 माइनस x की वैल्यू दे रखी है 12, 4 की वैल्यू 8 डबल दे रखी है, तो 54 माइनस x की वैल्यू डबल दे रखी है 12, तो यानी कि 54 माइनस x किसके बराबर हो गया 6 के बराबर, तो x इधर जाएगा 6 इधर जुड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 60, x का मान कितना आ जाएगा 60 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 76 है, ये थोड़ा गलत दे रखा है, इधर रखा कि x अनुपात y, x अनुपात y है 5:4। आपको बताना है x बटे y अनुपात y बटे x, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा x² अनुपात y², ये हो जाएगा। भाई आर पार गुणा कर दी तो x² अनुपात y² हमें बताना है। x अनुपात y है 5:4, यानी कि x का मान 5 y का 4, तो उत्तर कितना हो जाएगा 25:4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 दिया है, एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि के क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो सीधा फार्मूला x + y + xy/100, 20% बढ़ा, ये भी 20% बढ़ा, गुणा जमा में 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट गई, 40 और 4 44% बढ़ गया। या फिर ऐसे निकाल लो, वर्ग की ये भुजा मान ली हमने 10, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, 10 का क्षेत्रफल हो गया 100। अब भुजा बढ़ गई 20%, 10 का 20% बढ़ाएंगे तो ये कितने आ जाएगी 12, अब भुजा होगी 12, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12 × 12 करेंगे तो 144, ठीक है। स्क्वायर का क्षेत्रफल अब पहले 100 था, अब 144 होगा, कितना बढ़ गया 44, 100 पे तो कितना परसेंट बढ़ गया 44%, कैसे भी कर सकते हो। सवाल नंबर 78 दिया है, ए और बी के बीच चुनाव वोटों में ए को 480 वोटों से जीतता है। ए है वो 480 वोटों से जीत गया और ए को 70% वोट मिले थे, तो टोटल वोट कितने पड़े थे ये इसमें पूछा है। देखो ए को मिले 70 वोट ये मान के चलो, तो बी को कितने मिल गए 30 वोट, अंतर कितने का हो गया 40 वोटों का, 40 वोटों से जीतता है, लेकिन ए जीतता कितने से है 480 से। 40 का मान 480 है तो एक का मान कितना हो जाएगा बटे 480 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 12 गुना। हमें टोटल 100 का मान, भाई टोटल वोट कितने हो गए 100% तो माने, तो 12 को 100 से गुणा कर देंगे 1200। एक कुल वोट मिले 70, हमने मान लिया टोटल वोट कितने थे 100, ए को इसमें से 70 मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे 30। ए कितने वोटों से जीत गया 40 वोटों से, लेकिन दिखा कितने रखा है 480 से, 40 का मान कितना हो गया 480, 100 का मान निकालना है वो आ जाएगा 1200। सवाल नंबर 79 दे रखा है कि एक व्यक्ति 128 प्रति बैग की दर से बैग खरीदता है, यानी कि एक बैग का कीमत है 128 रुपया।
20% लाभ पर उसने बेच दिया, तो 15 बैगों का विक्रय मूल्य बताओ। देखो एक बैग खरीदा था 128 में और उसको 20% लाभ पे बेचेगा तो 120 में बेचेगा। 20% लाभ का क्या होगा उस चीज़ का 120%। यहाँ से टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा एक बैग का, ठीक है। 128 गुणा में 120/100, यह आएगा लगभग 153.6 एक बैग का विक्रय मूल्य। हमें 15 बैगों का निकालो, उसको 15 से गुणा कर दो, 2304। ऑप्शन 20 का उत्तर आ जाएगा। भाई बैग का क्रय मूल्य कितना था 128 रुपये, ठीक है। 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 128 का पहले 20% निकाल लो, ऐसे कर लो, फिर उसको 128 में जोड़ दो, तो एक बैग का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 15 बैगों का निकालना तो उसको 15 से गुणा कर दो। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा 2304। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि वार्षिक आधार पर 5% चक्र दर 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज 200 साधारण ब्याज बताओ। ये सीधा सीधा प्रश्न है, इधर भी 200 बनेगा, इधर भी 200, और चक्रवर्ती ब्याज बनेगा 5 रुपये, इनका अंतर, तो इनका साधारण ब्याज बनेगा 200 रुपये, ठीक है। 2 साल के लिए दे रखा है, यानी कि कोई भी सम था 5% की दर से, ये इधर भी 200 बन गया, इधर भी 200, इसका फिर 5% निकालेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 80 है, इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो 200 रुपये आएगा। 81 नंबर दिया है कि 60 लीटर एक जल में अम्ल और जल है, अम्ल और एसिड और वाटर 2:1 में है। अब इसमें पानी मिलाना है, जल की मात्रा मिलानी है, लेकिन नया मिश्रण कितना करना है 1:2। अब देखो हम पानी मिलाएंगे तो अम्ल तो बराबर होना चाहिए, तो अम्ल पहले कितना था 2:1, अब इसको 2 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 2:4 हो गया। पहले एसिड 2 था, अभी भी 2 है। पानी 1 से कितना हो गया 4, पानी कितना बढ़ गया 3। अब टोटल पहले कितना था, ये 3 था ना, एसिड और वाटर का जोड़, 3 का मान दे रखा 60, 1 का मान कितना हो जाएगा 20, 3 का मान, फिर 3 का ही मान हमें यहाँ पे निकालना, 60 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी सीधा एलिगेशन से ये निकल जाएगा। सवाल नंबर 82 है कि रोहित, मोहित और सुमित अकेले किसी काम को 8, 14 और 21 दिन में करते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। 8, 14 और 21, 8, 14 और 21, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 21 गुना 8, 14 गुना 8 करके ऐसे 168 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 14 का 14, 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा 8। आपको जो तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, टोटल काम कितना हो गया 168, तीनों को जोड़ दो कितना हो गया 21 जमा 12 जमा 8, 33, 33 और 8 41, ठीक है। 168/41 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 168/41 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। सवाल नंबर 83 दिया कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूरी को 7 किलोमीटर में तय करती है, तो दूरी दे दी, स्पीड दे दी 54, स्पीड दे और समय दे दिया 7, तो 54 गुणा 7 करेंगे, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 378। अब उसने कहा कि 6 घंटे में तय करनी है, तो 378 टोटल दूरी होगी, समय दे दिया 6 घंटा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 378/6, यानी कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी स्पीड अब होनी चाहिए। पहले दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणा में समय करके टोटल दूरी निकाल लो और फिर उसको समय से भाग दे दो, वो चाल निकल जाएगी। तो 63 किलोमीटर, ऑप्शन जो सी है वो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 है, ये पैराग्राफ वाला दिया है, आप खुद से कर लेना। प्रश्न नंबर 85 है, ये दिया है कि कौन सी भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद जो संख्या वो बार बार रिपीट नहीं होनी है, ये इसके अंदर पूछा गया है। जैसे 20/56 करेंगे तो आएगा 0.357 ऐसे करके। 25/56 की बात करिएगा 0.44644 ऐसे। 10/56 और 21/56, 21/56 करेंगे आएगा 0.375, 10/56 आएगा 0.1787 ऐसे। तो 21/56 ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट नहीं होगी, 0.375 पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ये नॉन अकरिंग डेसिमल पॉइंट भिन्न है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल 85 हो गए पेपर के, गणित हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट के 15% बच गए और वो है रीजनिंग के सवाल नंबर 86 से लेकर। अब यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू होती है। अब हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों को सही मान लेते हैं अगर हम। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा, दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है। ये दो स्टेटमेंट दे रखी है भाई, दोनों ही सही मान ली। भाई दारा क्रिकेट नहीं खेलता तो अमन भी नहीं खेलेगा, यानी कि दारा और अमन एक साथ क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी दिया कि दारा वो खाली संडे के दिन क्रिकेट खेलता है, कल शनिवार होगा, यानी कि आज शुक्रवार है कल शनिवार होएगा। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? दारा और अमन एक ही टीम में, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है भाई, अलग अलग टीम में भी हो सकते हैं।
दारा ने कर क्रिकेट खेला था, नहीं खेला, क्योंकि कल शनिवार होगा, इसका मतलब आज शुक्रवार है, और कल खेला था मतलब कल बृहस्पतिवार था, लेकिन ये खेलता कब है, संडे को। दारा कल क्रिकेट खेलेगा, कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्योंकि कल तो शनिवार है। दारा कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कल शनिवार दे रखा है इसमें, तो दारा खेलेगा संडे को। तो दारा कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, ये जो निष्कर्ष है चौथा, ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 87 है, ये फैमिली रिलेशन का है। टी और क्यू के बीच का रिलेशन बताना है, टी और क्यू के बीच का। ठीक है, 87 नंबर फैमिली रिलेशन है, आपको खुद से बना के देखना है, ग्रैंडसन है कि पोता, उसका उत्तर हो जाएगा। 88 का है, ये भी फैमिली रिलेशन का है। डब्लू और जेड के बीच में रिलेशन आपको बताना है, लास्ट के 4 के बीच में, डब्लू और जेड के बीच में, और इसका उत्तर हो जाएगा ससुर, फादर इन लॉ। आप खुद से ट्राई करके देखना। अगला है, ये दिशा का है, 89 नंबर। सवाल नंबर 89 है, ये दिशा का दिया गया है कि 3 किलोमीटर पश्चिम में जॉगिंग करता है, फिर बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। देखो ऐसे करेगा, पर इधर 3 किलो 45 हो जाएगा डायगनली, ऐसे नीचे की साइड। उसके बाद 2 किलोमीटर और आगे चला, फिर वो अपने बाईं ओर 90 डिग्री का मतलब ये अब इस दिशा में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो दाईं ओर 180 डिग्री का मतलब ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा। उसका मुंह अब किस दिशा की तरफ होगा, उसका मुंह अब हो जाएगा उत्तर पश्चिम की तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, तो इसका मुंह अब इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये किलोमीटर जो दे रखा नहीं, इनका कोई चक्कर नहीं है। आप पहले देखो पेपर में पूछा गया है, अगर सीधी दिशा पूछे तो किलोमीटर छोड़ दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दूरी पूछी हो तब किलोमीटर को ध्यान में रखो। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 है, कथन निष्कर्ष आपको बताने हैं। देखो कथन यहाँ से इंग्लिश में उठाते हैं और निष्कर्ष ये ऊपर हिंदी के। स्टेटमेंट दे रखी पहली, ऑल अम्ब्रेला आल रेनकोट, ये अंदर अम्ब्रेला हो गया और ये बाहर रेनकोट हो गया। ऑल रेनकोट आर स्वेटर, ये रेनकोट थी बाहर, ये स्वेटर और बाहर हो गई। ऑल स्वेटर आर जैकेट, ये स्वेटर के भी बाहर जैकेट हो गई। ये ऐसे 4 सर्कल बनेंगे। ठीक है, ये बाहर क्या है, जैकेट, जैकेट के अंदर क्या है, स्वेटर, स्वेटर के अंदर क्या है, रेनकोट, और रेनकोट के अंदर क्या है, अम्ब्रेला। निष्कर्ष है कि कुछ जैकेट अम्ब्रेला है, कुछ जैकेट अम्ब्रेला है, बिल्कुल बाहर से अंदर जा रहे। स्टेटमेंट निष्कर्ष एक सही है। कोई भी जैकेट रेनकोट नहीं। देखो नकारा, सारी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दे रखी तो नेगेटिव उत्तर नहीं होगा, इनका ध्यान रखना। आप सोल्व करके मत देखना। सारी स्टेटमेंट अगर सकारात्मक देखें तो नकारात्मक उत्तर नहीं होगा। कुछ स्वेटर छाते हैं, कुछ स्वेटर छाते हैं, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा जो निष्कर्ष है उसका अनुसरण ये करते हैं, सिर्फ पहले और तीसरे निष्कर्ष का ये अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर है, ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन और निष्कर्ष। कथन है कि सभी बच्चे जो हैं वो विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी। ऐसे ये खिलाड़ी हैं, ये विद्यार्थी हैं और ये बच्चे हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा एकदम अंदर की साइड है। ठीक है, तो इसमें जो फॉलो करता है वो केवल निष्कर्ष 2 का ही ये फॉलो करता है। प्रश्न नंबर 91 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसका जो उत्तर है प्रश्न नंबर 91 का वो है केवल निष्कर्ष 2 को फॉलो करता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 92 दे रखा है, ये एक लाइन में खड़े PQRSTUV। क्यू है पी के एकदम सामने खड़ा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 है, इसमें आपको बताना कौन कैसे खड़ा है। तो ये कैसे खड़े हैं, देखो पी जो क्यू है वो एकदम पी के आगे खड़ा है। जो पी और क्यू ये ऐसे खड़े हैं दोनों आपस में। ठीक है, और इसके बाद आगे जो दिया है इसके अंदर वो दिया है एस जो है वो एकदम इसके पीछे खड़ा है। एस के पीछे खड़ा है एकदम, क्यू ऐसे खड़ा है। इसके बाद आर रिपीट है, हु इज द स्टैंडिंग फर्स्ट, और इसका जो आपका उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 92 का वो आर आ जाएगा। आर जो है लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा इसमें। प्रश्न नंबर 93 की में से कौन सा एक अलग है, लीला काला हरा और ये बैंगनी, काला हरा नीला और बैंगनी। तो लीला काला हरा, और इसमें रंग में आए तो लगभग इसमें काला रंग ही आएगा, क्योंकि काला रंग सभी रंगों को अब्जॉर्व करता है, सारे रंग होते काले के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। 94 नंबर को बताना है क्या अलग है। देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं, तो इसमें 5 भुजा होनी थी जो कि नहीं है। ठीक है, पहले वाले में 2 भुजाएं, 3 भुजा, 4 भुजा, अगले में 1 भुजा फालतू होनी थी, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 95 का है, कथन और निष्कर्ष एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो आपको बताना है कि सही है या गलत है।
कथन है कि फिल्मों के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करते हैं। ठीक है, भाई कोई भी फिल्म आए तो उससे पहले मीडिया के सामने बताते हैं कि इस फिल्म में हमने ये करने की कोशिश करी, वो करने की करी। ये कथन हो गया। निष्कर्ष है कि निर्माता टीम फिल्मों के बारे में मीडिया को क्या बताना जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। दूसरा है कि निर्माता टीम उम्मीद करते हैं कि इससे फिल्म सफल होगी। दोनों ही बात सही है। मीडिया के सामने बताएगी फिल्म, इसलिए सफल होने के चांस है और वे सही प्रचार करते हैं। दोनों ही निष्कर्ष इसके सही हैं। 96 का हम दे रखा है, कौन से इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन अलग है 96 के अंदर। तो इसमें देखो प्रश्न नंबर 96 में आपको बताना कौन सा अलग है। देखो वी से ई आर एच, ये सारे शुरू के 2 तो एक दूसरे के उल्टे दे रखे, वी का उल्टा ई, जेड का उल्टा ए, एक्स का उल्टा सी, डब्ल्यू का उल्टा डी। ये तो हो गया सही। लेकिन अब देखो ई से लेकर एच गए हम, ई से एच के जाएंगे तो 3 जोड़ेंगे, सी से लेकर एफ तक जाएंगे 3 जोड़ेंगे, ए से लेकर डी तक जाएंगे 3 जोड़ेंगे, डी से लेकर एफ तक जाएंगे तो वो 3 नहीं जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा 2। अगर डी से लेकर एफ तक 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जी आना चाहिए था एफ की जगह, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, डब्ल्यू डी एस जी आना चाहिए था एफ की जगह फिर। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो अलग है। 99 ये अलग अलग कंपनी के रेफ्रिजरेटर हैं जो अलग अलग हिसाब से रखे गए हैं, और ये आप ट्राई करके देखना, सीटिंग अरेंजमेंट है, इसमें ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 98 है, ये एक लाइन के अंदर बैठे हैं, किस हिसाब से बैठे हैं आप देखना 98 के अंदर। और इसको ये पूछना है कि बीच में कौन है, बीच में एस उत्तर आ जाएगा इसका, एस जो है वो इनके बीच में बैठा है। 99 नंबर है, ये आपको सोल्व करना है। प्रश्न नंबर 99 का है, ये 5, 3 और 9 का 345, 6, 4, 10 का 460, तो 7, 5, 11 का 577 उत्तर आएगा। ये रीजनिंग का सवाल एक बार आप खुद सोल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 5, 3, 9 का 345, 6, 4, 10 का 460, 5, 7 और इसका ये। ठीक है, 577 इसका उत्तर आएगा। 100 नंबर है लास्ट सवाल। ये देखो 26 में 3 जोड़ दिया, 29, 29 में 4 जोड़ दिया, 38, 38 में 33, 33 में 5 जोड़ दिया, 38, 38 में 6 जोड़ दिया, 44। तो ये हमारे 100 सवाल पूरे हो गए। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 पूरा हो गया। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब का लिंक है, नॉलेज हब ज्वाइन कर लो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है। 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 18वां हमने कर लिया। जो पहली बार क्लास देगा यूट्यूब पर ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट से। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।